हाँ सर। चलो ठीक है, तो हम लोग एक फटाफट 200 क्वेश्चन का क्विज कर लेते हैं, उसी से 100 क्वेश्चन आएगा। ले इतना भी बता देता हूँ। यानी कि बॉटनी में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर तुमने ये चीज अच्छे से कर लिया तो यही सारे क्वेश्चन वहां आएंगे। अब बेटा इसके बाद नहीं बना तो जाके सर फोड़ लेना। हाँ, क्योंकि मैंने सारा पहले बता दिया कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होंगे, क्यूज के ही सारे क्वेश्चन होंगे, ये भी बता देता हूँ। आज का जो क्यूज होगा उसी से सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग 99% क्वेश्चन मैच करेगा। अब इसके बाद भी नहीं बनता है तो तू अपने आप को मान लो कि तू सही में इस दुनिया में गधा पैदा हुआ है। हाँ, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब नंबर नहीं आया तो। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, 200 क्वेश्चन है, आप आंसर करते जाइएगा। चलो सबसे पहले बताइए, सबसे पहली बार डेड सेल को किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? आंसर करिए। सबसे पहली बार डेड सेल को किसने ढूंढा था, यानी कि सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था? तो आंसर सभी का करेक्ट है, सभी का करेक्ट है। रॉबर्ट हुक ने। डेट बताइए, ईयर बताइए, कब देखा था, ईयर बताइए। ईयर कितना था? 1665। ठीक है। उन्होंने कहां से देखा था पहली बार? उन्होंने डेड सेल को देखा था, कहां से देखा था? कॉर्क से ना। पेड़ का जो छाल होता है, बाहर का कवरिंग होता है कॉर्क, या कहीं कहीं बार्क लिख देते हैं। उन्होंने बच्चा जो भी देखा, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह देखा। उन्होंने बच्चा एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम बताइए। रॉबर्ट हुक ने जो भी चीज को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर में, उन्होंने एक बुक लिखा, इस बुक का नाम था बच्चा माइक्रोग्राफिया। नाम था बच्चा लोग माइक्रोग्राफिया। चलिए, फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा? फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा? आंसर कीजिए। फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा? आंसर एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कब देखा था? डेट बताइए, कब देखा था? डेट बताइए, कब देखा था? डेट बताइए। 1674। और उन्होंने जो लिविंग सेल को देखा था, स्पेशल उसका नाम दिया था। उन्होंने जो लिविंग सेल को देखा था उसका एक स्पेशल नाम दिया था, एनिमल क्यूले। एनिमल क्यूले। चलिए ठीक है। दो साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। दो साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। दो साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान। इसमें से कौन जर्मन बॉटनिस्ट है? इसमें से कौन जर्मन बॉटनिस्ट है जिन्होंने प्लांट के बारे में बताया? स्लीडन एंड स्वान में से कौन जर्मन बॉटनिस्ट है? स्लीडन। स्लीडन ने अपनी थ्योरी कब दी, किस ईयर को बताया? स्लीडन ने प्लांट की जो कहानी बताई वो कब बताया? 1838। चलिए ये बताइए, जर्मन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन थे? ना, स्लीडन एंड स्वान में दो थे, तो ब्रिटिश के, ब्रिटेन के रहने वाले जूलॉजिस्ट कौन थे? आंसर स्वान थे। ठीक है। और उन्होंने अपनी थ्योरी कब दी? डेट बताइए, उन्होंने अपनी थ्योरी कब दी? तो आंसर 1839। आंसर 1839। स्लीडन 38, स्वान 39। अब बताओ सेल थ्योरी में क्या गड़बड़ थी? लोगों ने उनसे पूछा एक क्वेश्चन, वो बता नहीं पाए। बताइए सेल थ्योरी में क्या प्रॉब्लम था, क्या चीज वो बता नहीं पा रहे थे? ठीक है। तो सेल थ्योरी में प्रॉब्लम ये था, उन्होंने ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बनेगा, हाउ न्यू सेल विल फॉर्म। हमारे अंदर में करोड़ों सेल तो है, लेकिन नया सेल कैसे बनता है नहीं बता पाए। 1855 में 1855 में एक थ्योरी दिया गया बच्चा, सेल लीनिएज थ्योरी। किस साइंटिस्ट ने दिया? 1855 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया सेल लीनिएज थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम बताइए। रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। और उन्होंने बच्चा बताया, एक लैटिन लैंग्वेज दिया जिसका इंग्लिश में नाम है सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में क्या नाम दिया था? उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में क्या नाम दिया था उसका? ठीक है, उसका नाम था बच्चा ओमनी सेलुला इसेलुला। ओमनी सेलुला इसेलुला। इंग्लिश में उसका नाम है सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलिए ये बताइए, सेल थ्योरी का बच्चा एक्सेप्शन कौन है? सेल थ्योरी बोलते हैं जो भी लिविंग है सेल से बना होगा ना, लेकिन एक ऐसा बताइए बच्चा जो लिविंग है, ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन वो सेल से नहीं बना है। आंसर बच्चा वायरस। आंसर बच्चा लोग वायरस। वायरस सेल से नहीं बना है, लेकिन एक बार तुम्हारे अंदर आ जाए कोरोना वायरस, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, सब कुछ कर लेगा, लिविंग वाला गुण आ जाएगा। चलिए अब बताइए, जो आरबीसी है उसका डायमीटर कितना है? जो आरबीसी है उसका साइज कितना है, कितना डायमीटर का है आरबीसी? आंसर 7। क्या? 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर। चलो याद हो गया। सेकेंड बताइए, क्या मैंने आपको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ कौन है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ, दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, तो सभी को याद है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा।
एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको अरेंज करना है साइज के बेसिस पे, पीपीएलओ का साइज, वायरस का साइज, यूकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स का, अरेंज कीजिए कम से ज्यादा की तरफ, सबसे कम वाला, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, आपको साइज को अरेंज करना है। 4 मैंने दे दिया है, आप बच्चे एनसीईआरटी में भी साइज दे रखा है, अरेंज कीजिए। तो स्मार्ट बच्चे को मालूम है ना कि सबसे छोटा जो होगा बच्चा वायरस होगा, उससे 10 गुना 10 गुना बड़ा कौन होगा, पीपीएलओ होगा। 10 गुना बड़ा पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा होगा, उससे 10 गुना बड़ा प्रोकैरियोट्स होगा, उससे 10 गुना बड़ा यूकैरियोट्स होगा। ये आपको मैंने ट्रिक्स बता रखा है। यूकैरियोट्स का लगभग 10 माइक्रोमीटर, उससे 10 गुना छोटा 1 माइक्रोमीटर प्रोकैरियोट्स का, उससे 10 गुना छोटा 10 से डिवाइड कीजिए 0.1 माइक्रोमीटर, उससे 10 गुना छोटा 0.01। लगभग बच्चा, लगभग ये डाटा आप सभी को याद होना चाहिए। 0.01 है, 0.01 कर दीजिए, 0.01, ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। चलिए अब बताइए, आपके अंदर जो बच्चा सेल है, क्या सभी सेल एक तरह के, एक साइज के दिखते हैं, या एक तरह के शेप के दिखते हैं, या डिफरेंट शेप के दिखते हैं? आपके अंदर में, ह्यूमन बीइंग में जो भी सेल है, क्या वो सेम शेप के या डिफरेंट है? कुछ बच्चा डिस्क्वाइडल है, हाँ, कुछ बच्चा क्या है, कोलुमनर है, कुछ ब्रांच्ड है, हाँ, कोई स्पिंडल शेप का है, कोई बच्चा बाइकॉनकेव शेप का है। सर अलग अलग क्यों, रीजन बताओ, एनसीईआरटी में दिया है, ये बताइए ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है, क्या अलग अलग सभी दिख रहे, कोई धसा हुआ दिख रहा है, कोई लंबा दिख रहा है, कोई चौड़ा दिख रहा है, कोई ब्रांच दिख रहा है, क्यों? आंसर सभी को मालूम है सर, फंक्शन अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन जैसा है सेल वैसा होगा। ठीक है, अब बताइए हमारे अंदर में ऐसा कौन सा सेल है, वो बच्चा न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट है। हमारे अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? बताइए आंसर। आंसर मैच्योर आरबीसी। प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा लिविंग सेल है जिसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है? प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है? आंसर सिव ट्यूब। 2021 नीट के पेपर का क्वेश्चन है, सॉल्व कराया था तुम्हें, याद रहना। चल ठीक है, यानी यहां तक आप बना लीजिएगा। अब बताइए सबसे बड़ा सेल कौन है, लार्जेस्ट सेल कौन है? लार्जेस्ट सेल कौन है? लार्जेस्ट सेल का नाम बताइए। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। सबसे लंबा सेल का नाम बताइए, लंबा सेल, लार्जेस्ट नहीं, लंबा। नर्व सेल। ठीक है, अब सबसे छोटे सेल का नाम बताइए, सबसे छोटे सेल का नाम बताइए। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा? पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा सेम चीज। चलिए ठीक है, अब बताइए ध्यान से, जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर बच्चा सेल इनवेलप होता है, इसमें 3 कवरिंग होती है, नाम बताइए। जो प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर मेनली बैक्टीरिया आता है, उसके अंदर में बाहर में 3 कवरिंग होती है। इस 3 कवरिंग को हम सेल इनवेलप कहते हैं। इस तीनों का नाम बताइए। ये तीनों जो बना है सेल इनवेलप, इसमें 3 लेयर कौन कौन सी? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए, ग्लाइकोकैलिक्स अगर मतलब पतला होगा, थिन होगा तो क्या नाम देंगे? ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन होगा, सॉफ्ट होगा तो क्या नाम देंगे? लूज होगा, स्लाइम लेयर कहेंगे। अगर ग्लाइकोकैलिक्स मोटा है, थिक है, हार्ड है तो क्या नाम देंगे? ग्लाइकोकैलिक्स थिक है, हार्ड है, मोटा है तो क्या नाम देंगे? कैप्सूल नाम देंगे, कैप्सूल नाम देंगे। चलिए याद हो गया। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ बच्चा एक्सटेंड कर गया है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड कर गया है, ये बच्चा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? चलिए बताइए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में उंगली की तरह, फिंगर की तरह अंदर धस गया है, इसका नाम क्या है? आंसर मीसोजोम। अब बताइए मीसोजोम कितने तरह के? एनसीईआरटी में बच्चा 3 तरह का दिया है, आप नाम बताइए। एनसीईआरटी में 3 तरह का दिया है, नाम बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। सर ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, लैमेली। ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और लैमेली। क्या आप बच्चा बता सकते हो 2 काम मीसोजोम का? मीसोजोम के 2 काम आप बता सकते हैं क्या? मीसोजोम के 2 काम आप बता सकते हैं सर? एक है सर एटीपी बनाना, यानी हमारे अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, बैक्टीरिया में मीसोजोम बनाएगा। ठीक है, दूसरा है सेल सिक्रीशन, सेल वॉल का मटेरियल बनाना। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करना,
डीएनए का रेप्लिकेशन कराना, यानी एक लाइन में बोले तो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करना, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करना, सारा काम सेल को डिवीजन करना है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, अब बताइए ध्यान से बताइएगा। अब सभी में नहीं, कुछ बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम साइनोबैक्टीरिया भी होता है। कुछ बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन का ही बच्चा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें पिगमेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बताइए फटाफट, ये मेम्ब्रेन से ही बना है ना, इसके अंदर पिगमेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। सीसीसी, ये बच्चा क्रोमैटोफोर है और ये क्या करेगा, ये केवल साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा और ये क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करेगा। ट्रिपल सी याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, C4 क्रोमैटोफोर, C4 साइनोबैक्टीरिया और C4 क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करेगा। ठीक है सर, ये मेम्ब्रेन से बना है क्या? नहीं बच्चा, ध्यान से सुनो, इसमें कंफ्यूजन है। कुछ बुक बोलता है मेम्ब्रेन से बना है, ये स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर मेम्ब्रेन से बना है, लेकिन बच्चा प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन से बने स्ट्रक्चर तो होते ही नहीं, तो क्रोमैटोफोर भी तो मेम्ब्रेन से नहीं बना होगा। तो अगर बच्चा बोलता है कि ये मेम्ब्रेन से बना है, आप बोलेगा फॉल्स मेम्ब्रेन है, झूठा मेम्ब्रेन है, ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है, झूठा वाला कोई मेम्ब्रेन होगा। अरे ट्रू मेम्ब्रेन तो फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ये तो बच्चा होगा प्रोटीन से बना हुआ, ये झूठा मेम्ब्रेन है, फॉल्स मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। चलो अब बताओ, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बच्चा डीएनए होगा, शेप कैसा होगा, लीनियर या सर्कुलर? चलो फटाफट, प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम या डीएनए है वो लीनियर है या सर्कुलर है? ठीक है, सर्कुलर है। सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है? सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड है। नंबर बताइए कितना होगा, 1 और मोर देन 1? 1 और मोर देन 1? 1 होगा। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट? सर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होंगे। कवर्ड होगा या नेकेड होगा? कवर्ड होगा या नेकेड होगा? कवर्ड होगा या तो नेकेड होगा। क्या बच्चा ट्रू न्यूक्लियस होंगे या फॉल्स न्यूक्लियस होंगे? ट्रू न्यूक्लियस होगा या फॉल्स न्यूक्लियस होगा ना? तो यहाँ फॉल्स न्यूक्लियस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, एक स्पेशल नाम दिया जाता है। किसी बच्चे को याद है? सर बहुत सारा नाम है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसके कई सारे नाम है। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो मेन डीएनए है, एनसीईआरटी से कहेगा जीनोमिक डीएनए, जो मेन डीएनए उसका नाम है बच्चा जीनोमिक डीएनए, ये मेन डीएनए का नाम जीनोमिक डीएनए, वो बच्चा सर्कुलर शेप का होगा, नंबर 1 होगा। ठीक है, और वो बच्चा डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, वो नेकेड होगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस वाला है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है इसके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होंगे, ये याद रखने वाली बात है। चलिए, अब मेन डीएनए के अलावा, मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ और भी छोटे डीएनए होते हैं, मिनी क्रोमोसोम, इसका नाम बताइए। मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा और सर्कुलर शेप के डीएनए होते हैं, इस सर्कुलर शेप के डीएनए का नाम बताइए। आंसर प्लाज्मिड, आंसर प्लाज्मिड, ये भी डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, एक काम बता सकते हो क्या? एनसीईआरटी में बोला है नहीं, आप 12th क्लास में पढ़ना है, आप एक काम बता सकते हो, आप एक काम बता सकते हो प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड क्यों होता है, क्या फायदा है? तो मारो सेल डिवीजन, प्लाज्मिड का काम है एंटीबायोटिक से लड़ना, एंटीबायोटिक से लड़ना, ऐसा प्रोटीन बनाएगा जिससे एंटीबायोटिक्स को लड़ सके। दूसरा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, याद करो कंजुगेशन वगैरह बनाता था। चलो ठीक है, अब चलो बैक्टीरिया के अंदर में, बैक्टीरिया के अंदर में राइबोसोम कैसे होंगे, 70s 80s? आंसर करो, बैक्टीरिया के अंदर में राइबोसोम 70s होगा 80s होगा? बोलो फटाफट। सर 70s होगा। कुछ राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, और कुछ बच्चा होगा फ्री, साइटोप्लाज्म में फ्री होगा। कुछ बच्चा हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो सकते हैं, लेकिन मेनली साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में क्या है, ये देखिए, ये बच्चा एमआरएनए, ये एमआरएनए और उस पे ढेर सारे राइबोसोम जुड़े हैं, बोलिए इसका नाम क्या होगा? जब एक एमआरएनए से ढेर सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, उसके 3 नाम दिए, उसके बच्चा 3 नाम दिए गए। एक एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम अटैच हो गए, पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम, अर्गोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम, अर्गोसोम। अब बताइए, जो बेटा 70s लिखा है, यहाँ पर एस का मीनिंग क्या है? 70s में एस का मीनिंग क्या है? 70s लिखा, उसमें एस का मीनिंग क्या है?
तो याद रखना है सभी बच्चों को, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट, याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए 70s जो बना है उसके दो पार्ट है, स्मॉलर और लार्जर, इनका बताइए साइज, इनका बताइए इस यूनिट क्या होगा, स्मॉलर कौन सा यूनिट होगा, लार्जर कौन सा होगा। तो स्मॉलर होगा 30s, स्मॉलर होगा 30s और लार्जर होगा 50s। जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। चल, कुछ बैक्टीरिया बच्चा अब उनको फ्लोट करना है, तैरना है, तो उसको हल्का बनना है, उसके अंदर गैस रखेगा। चलिए बताइए, कुछ बैक्टीरिया फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए अपने अंदर गैस जमा कर लेगा। सभी बैक्टीरिया नहीं, जो फोटोसिंथेसिस करेगा ब्लू ग्रीन एल्गी, सल्फर बैक्टीरिया, बताइए इसका नाम क्या है सर, गैस वैक्यूल है, गैस वैक्यूल है, गैस वैक्यूल है, ठीक है ना, जिससे वो हल्का हो जाए, तैरने लगे। चलिए अब बताइए, बैक्टीरिया को अब खाना स्टोर करके रखना है, इसे में खाना एक्स्ट्रा हो गया या फॉस्फेट एक्स्ट्रा हो गए, सल्फेट एक्स्ट्रा हो गया, तो ये अपने अंदर में स्टोर करके रखेगा। इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, जहां पर वो स्टोरेज करके रखेगा, खाना को स्टोर करके रखेगा, नाम बताइए, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। अब बताओ बैक्टीरिया के अंदर कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड है, आंसर कोई नहीं है, आंसर नो, मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। चलो यहां तक हो गया। अब बैक्टीरिया को चलना है, चलने के लिए बच्चा चाहिए एक स्ट्रक्चर, बोलिए इसका नाम, बैक्टीरिया को चलना है, चलने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए जिसे वो मूव करेगा, नाम है बच्चा फ्लैजेला, नाम है फ्लैजेला। फ्लैजेला इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नाम बताइए, फ्लैजेला इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, उसके नाम बताइए। फ्लैजेला इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। अब बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। छोटे हेयर का नाम बताइए, छोटे हेयर का नाम बताइए। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम बताइए, फिम्ब्री, फिम्ब्री, फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम फटाफट बताओ, फिम्ब्री का काम अटैचमेंट। कहां दिया है एनसीईआरटी में, 2 जगह अटैचमेंट ही बोला है, होस्ट टिश्यू से तुम्हारे अंदर इंटर करेगा, जुड़ेगा, और दूसरा रॉक से, पत्थर से जुड़ने में। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फिम्ब्री, फिम्ब्री फॉर अटैचमेंट। चलिए दूसरा बच्चा, बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, नाम बता सकते हो क्या, बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सब जगह नहीं होगा, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया में होगा, नाम बच्चा पिली, पिली, ये एक तरह का कॉन्जुगेशन में, यानी कि एक तरह का रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। चलिए ठीक है, यानी यहां तक क्लियर है। चलिए अब बताइए आगे में, अगर बैक्टीरिया का शेप बच्चा स्फेरिकल है तो क्या नाम देंगे, अगर स्फेरिकल है तो क्या नाम देंगे, याद आ रहा है, कोकस। अगर वो रॉड शेप का है तो क्या नाम देंगे, रॉड शेप का है तो क्या नाम देंगे। तीसरा, अगर बच्चा वो स्पाइरल शेप का है तो क्या नाम देंगे, स्पाइरल शेप का है तो क्या नाम देंगे। और चौथा, अगर वो कॉमा शेप का है तो क्या नाम देंगे, कॉमा शेप का है तो क्या नाम देंगे, विब्रियो। स्फेरिकल है तो कोकस, रॉड शेप का है तो बैसिलस, और स्पाइरल है तो स्पाइरलम, और कॉमा शेप्ड का है तो विब्रियो नाम देंगे। ये याद रखिएगा। सबसे मोस्ट कॉमन कौन है, मोस्ट कॉमन कौन मिलता है आपको, रॉड शेप का, इसलिए हम लोग ऐसा ही हमेशा बना देते हैं। चलिए सेकेंड चीज, हमने बच्चा कलर डाला, किसी ने कलर पकड़ लिया, ग्राम पॉजिटिव, किसी ने बच्चा कलर को लूज कर दिया, पकड़ नहीं पाया, क्यों। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर बताइए, एनसीईआरटी में क्या दिया है, ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव क्यों अलग अलग होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो मत बताना कि टिकोइक एसिड है, लाइपोल, नहीं, एनसीईआरटी बोलता है दोनों में सेल इनवेलप जो है वो डिफरेंट है, एक्चुअली में दोनों का सेल वॉल अलग अलग है, इसलिए एक में डाला तो कलर को पकड़ लिया, एक में सेल वॉल अलग कंपोजिशन का बना है, और सेल वॉल किसका पार्ट है, सेल इनवेलप का। तो सेल इनवेलप में कंपोजिशन के अलग होने के चलते एक ने कलर को पकड़ा पॉजिटिव, एक ने बच्चा नेगेटिव, ये एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव होने का रीजन क्या है, बोलेगा डिफरेंस इन सेल इनवेलप। चलिए एक क्वेश्चन में बच्चा गड़बड़ किया, ये प्रोकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये बच्चा यूकैरियोट से, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें है, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन 100% सिमिलर होगा, दोनों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने होंगे, दोनों में प्रोटीन होगा, दोनों में कार्बोहाइड्रेट होगा, एकमात्र स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो दोनों जगह 100% बच्चा 100% सिमिलर है।
कोई डिफरेंस नहीं है, 100% सिमिलर है ना। दोनों की बनावट देखो, दोनों सेलेक्टिवली परमेबल है, दोनों फॉस्फोलिपिड से बने हैं ना, बस एक डिफरेंस बच्चा, इसलिए पूछा जाएगा दोनों में ऐसा क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है, बोले प्लाज्मा। बस एक है कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है स्टेबिलिटी के लिए, और प्रोकैरियोट्स में होपानोइड्स पाए जाते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो दोनों में एकमात्र स्ट्रक्चर जो 100% कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आ जाइए यूकैरियोट्स। चलिए बताइए यूकैरियोट्स में बच्चा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के 4 पार्ट कौन कौन है? 4 सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं, फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड हैं, इसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, नाम बताइए। ठीक है, ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल। 4 ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं। 4 ऐसे सेल, और ये बच्चा नीट का क्वेश्चन था 2021 का, जो मैंने पूछा 4 सेल ऑर्गेनल का नाम जिसके अंदर में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, होंगे। हाँ चलो अब बताइए ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, अरे न्यूक्लियस भी बोल सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकता है, या फिर पेरोक्सिसोम भी बोल सकते हो। ठीक है चलिए हो गया यार। अब बताइए ध्यान से बताइए, ध्यान से बताइएगा कि राइबोसोम हमारे अंदर में कैसे है, 70S या 80S? यूकैरियोट्स में राइबोसोम कैसे है, 70S या 80S या बोथ? 70S 80S और बोथ? आंसर बोथ है, आंसर बोथ है ना। ये बताइए हमारे अंदर में 80S 70S कहां पाया जाएगा? हमारे अंदर 70S कहां पाया जाएगा? तुम्हारे अंदर पूछ रहा हूं मैं, थप्पड़ मारूंगा। तुम्हारे अंदर में 70S कहां पाया जाएगा? अरे मारू घुस करे मार, तेरे अंदर प्लास्टिड है क्या? अरे भाई बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, अरे तेरे अंदर प्लास्टिड कहां से आ गया? तू एनिमल है, तो एनिमल सेल से बना है, प्लांट में प्लास्टिड होता है, मैंने तेरे अंदर पूछा था। हाँ तो थोड़ा खोपड़ी चलाना है, ठीक, हाँ तो थोड़ा खोपड़ी चलाइएगा। मैंने तुम्हारे अंदर पूछा, तुम्हारे अंदर प्लास्टिड थोड़ी ना, वो तो प्लांट में पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, अब बताइए ध्यान से, यहां ध्यान से सुनो, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो ध्यान से। एसईआर का 5 फंक्शन में बोल रहा हूं, एसईआर का 5 फंक्शन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये लिपिड और स्टेरॉइड बनाएगा, लिपिड का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है स्टेरॉइड, कई सारे हार्मोन स्टेरॉइड के बने। तो ये मेन काम लिपिड बनाना है ना, या स्टेरॉइड बनाएगा। तुम्हारे लीवर में बहुत वेल डेवलप्ड है, वहां डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, जहर को खराब करेगा, जो जहर वाला चीज पी लिया उसको खत्म करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन। मसल के अंदर में ये क्या करेगा, कैल्शियम को पकड़ के रखेगा, जिसे मसल का मूवमेंट होगा, इधर उधर घूम रहा है ना मसल, किसके चलते? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चलते। इसी तरह से तुम्हारे अंदर ग्लाइकोजन को बनाना या तोड़ने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लास्ट स्फेरोसोम नाम का सेल ऑर्गेनल तैयार करेगा। स्फेरोसोम क्या है? लिपिड को स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर है। स्फेरोसोम बनाया, ये एक सेल ऑर्गन बना दिया स्फेरोसोम, तो स्टोर करके रख। तो 5 काम आप सभी को याद रखना पड़ेगा, फटाफट बोलता हूं। चलिए 5 काम लिखिए, फटाफट 5 काम लिखिए। 5 काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताइए फटाफट। पहला काम लिपिड और स्टेरॉइड बनाना, दूसरा काम डिटॉक्सिफिकेशन, तीसरा काम मसल का मूवमेंट कराना, चौथा ग्लाइकोजन को तोड़ना या बनाना, ठीक है, पांचवा काम स्फेरोसोम नाम का सेल ऑर्गेनल तैयार करना। चलिए अब बताइए आरईआर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम है वो 70S है या 80S? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो 70S है या 80S है? बोलो, आंसर 80S है, आंसर 80S है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम एक ही है, बता दीजिए आप। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम एक ही है, बताइए सर। प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना। अब बताओ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो बोलिएगा इनिशिएशन कौन करेगा? इनिशिएशन कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन टर्मिनेशन, कंप्लीशन कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। इनिशिएट कौन कराएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन गोल्जी बॉडी कंप्लीशन कराएगा। चलिए याद हो जाएगा।
अब बताओ, जो सेल खूब सारा स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज कर रहा है उसमें एसीआर डेवलप्ड होगा या आरईआर? कोई सेल खूब सारा स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो उसे कौन डेवलप होगा? एसीआर। और कोई सेल खूब सारा प्रोटीन रिलीज कर रहा है, हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन के बने हैं, उसमें आरईआर में डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बताओ गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था? गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था? आंसर बताओ। कैमिलो गोल्गी साहब ने कब किया था? डेट बताओ, डेट बताइए, एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में डेट भी है रे भाई, 1898, 1898। चलिए ये बताइए, गोल्जी बॉडी 3 पार्ट से बना है, उसका नाम बताइए। गोल्जी बॉडी 3 पार्ट से बना है, नाम बताइए। गोल्जी बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। चलिए आंसर बताइए फटाफट। सिस्टर्नी टिब्यूल्स वेसिकल, सिस्टर्नी टिब्यूल्स वेसिकल, सिस्टर्नी टिब्यूल्स वेसिकल, याद आया? चलो, सिस्टर्नी टिब्यूल्स वेसिकल। गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के तरफ होगा, उसका क्या क्या नाम हो सकता है? गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो न्यूक्लियस की तरफ है, उसको क्या कहेंगे? सिस कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे और फॉर्मिंग एंड कहेंगे। सिस कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे और फॉर्मिंग एंड कहेंगे। गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हो, उसे क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हो, उसे क्या कहेंगे? उसे ट्रांस कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, कॉन्केव कहेंगे, मैच्योरिंग कहेंगे। ट्रांस कहेंगे, कॉन्केव कहेंगे, मैच्योरिंग कहेंगे, ये याद होना चाहिए। चलो ठीक है, अब बताओ गोल्जी बॉडी के 3 मेन काम जो एनसीईआरटी में, हाई फाई नहीं बताना है, गोल्जी बॉडी के 3 काम जो एनसीईआरटी में है। पहला मॉडिफिकेशन, दूसरा पैकेजिंग, तीसरा सिक्रीशन। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सिक्रीशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सिक्रीशन। अब मेरे तरफ देखो, एक्स्ट्रा काम बता रहा हूं। प्लांट के अंदर में सेल वॉल का मटेरियल गोल्जी बॉडी बनाएगा, सेल प्लेट गोल्जी बॉडी बनाएगा। इसके अलावा टिप ऑफ स्पम, स्पम का जो टिप होगा वहां पर बैठा होगा जिससे कि वो ओवम को तोड़ सके, हाँ, और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा। चलो अब आ जाओ लाइसोसोम। चलिए बताइए लाइसोसोम कैसा होगा बच्चा, किस कंडीशन पे काम करेगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो किस कंडीशन पे काम करना पसंद करते हैं? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। अब बताइए कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर? कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं? 50 टाइप्स के। और नेचर वाइज कैसे है? नेचर वाइज कैसे है? क्या हाइड्रोलिटिक है, नॉन हाइड्रोलिटिक है? ठीक है, तो आंसर हाइड्रोलिटिक है, पानी के हेल्प से तोड़ेंगे। प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को। हु इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? हु इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? ठीक है, लाइसोसोम। हु इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस, डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस? गोल्जी बॉडी। हु इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ द सेल? डायरेक्टर, डायरेक्टर बोल रहा हूं तो डायरेक्टर बेटा न्यूक्लियस है, डायरेक्टर न्यूक्लियस है। डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस वो गोल्जी बॉडी है। चलिए ठीक है, अब बताइए ध्यान से, ध्यान से बताइए वैक्यूल कितने तरह का मैंने आपको बता रखा है? आपको मैंने वैक्यूल कितने तरह के बता रखे? आपको मैंने 4 तरह के वैक्यूल बताया होगा। चारों का नाम बताइए। मैंने आपको 4 तरह का वैक्यूल बताया है, चारों का नाम बताइए। सेप वैक्यूल, गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेप वैक्यूल, गैस वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल। अब बताओ गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एल्गी में तैरने में हेल्प करेगा। ये बताओ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का 2 काम जो अमीबा में पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का 2 काम जो अमीबा में पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का 2 काम जो कि अमीबा में पाया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब बताओ फूड वैक्यूल खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा में पाया जाएगा। अब बताइए ध्यान से, ये बच्चा प्लांट सेल है, यंग में सेप वैक्यूल छोटा होगा, जब यंग है छोटा होगा, मैच्योरिटी पे अप टू 90%, अप टू 90% एरिया वैक्यूल। ये बेटा वैक्यूल है, 90% एरिया तक एक्यूपाई कर ले। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। चलिए वैक्यूल के अंदर में होता है सैप, सैप मतलब उसके अंदर में क्या है बच्चे? ये सेल का डस्टबिन है, सेल का स्टोर्ड हाउस है।
बचा कुचा खाना पीना, शुगर, केटायन, एनायन, जो भी बचा कुचा है सब इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलने वाला पिगमेंट है, उसका नाम बताइए। इसके अंदर में वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं जो प्लांट को कलर देने का काम करेगा, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ये कलर देने का काम करेगा, एंथोसाइनिन। ठीक है, अब देखिए सर वाटर सोल्यूबल है तो लिपिड सोल्यूबल भी कुछ होता है क्या? हाँ, जो बच्चा आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है वो बच्चा लिपिड सोल्यूबल है। जो बच्चा आपका कैरोटीन है वो लिपिड सोल्यूबल है। जो बच्चा ज़ैंथोफिल है वो लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है। तो सर ये सारे के सारे जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लिपिड सोल्यूबल वाले फोटोसिंथेसिस करेंगे। और ये बच्चा वाटर सोल्यूबल है, ये बच्चा वाटर सोल्यूबल है, याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। चलिए अब बताइए ध्यान से, हमारे अंदर में दो ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो मेम्ब्रेन लेस है। हमारे अंदर में दो ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो मेम्ब्रेन लेस है, राइबोसोम और सेंट्रियोल, राइबोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो प्रोटीन को बच्चा पेप्टाइड भी कहते हैं, तो कहीं कहीं पे आ जाएगा पेप्टाइड सिंथेसिस कौन करेगा, पेप्टाइड सिंथेसिस कौन करेगा? प्रोटीन फैक्ट्री, जो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन को हम पेप्टाइड भी कहते हैं, तो राइबोसोम पेप्टाइड सिंथेसिस बोलिएगा या प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब बताइए तीन ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तीन ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। चार ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो सिंगल मेम्ब्रेन है। चार ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सर ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ठीक है, याद है भाई। ठीक है, चलिए अब बताइए ध्यान से, तीन ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जिसके अंदर बेटा डीएनए, जिसके अंदर डीएनए। तीन ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए जिसके अंदर में डीएनए है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। चलो आप लोग स्मार्ट बच्चे हो। अब बताइए राइबोसोम, एटीएस कहां कहां पाया जाएगा? एटीएस राइबोसोम कहां कहां पाए जाएंगे, कहां कहां पर पाया जा सकता है? एटीएस राइबोसोम कहां कहां पाए जा सकते हैं बोलिए? साइटोप्लाज्म में फ्री होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता रखा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऑटर वाले पार्ट पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और साइटोप्लाज्म में फ्री वाले। राइबोसोम को किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? राइबोसोम को किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? आंसर जॉर्ज पैलेट साहब, पैलेट साहब ने ढूंढा था। चलिए ठीक है, जॉर्ज पैलेट साहब। ये बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन पार्ट से कंसिस्ट होते हैं मेनली, नाम बताइए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, बताइए क्या क्या? पहला लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। पहला सेल का नाम बताइए जिसपे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्टडी किया। ऐसे सेल का नाम बताइए जिसपे हमने डिटेल स्टडी किया। आरबीसी, जिसका नाम हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, आरबीसी का ही नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। चलिए ये बताइए ध्यान से, बेस्ट मॉडल कौन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? बेस्ट मॉडल कौन सा है? बेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंसर इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? किसने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था, कब दिया था, कब दिया था? डेट बताइए, डेट बताइए। ठीक है, 1972। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमीबल है, सिलेक्टिवली परमीबल है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमीबल है, सिलेक्टिवली परमीबल है? आंसर सिलेक्टिवली परमीबल है। ठीक है, अब बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी में बच्चा परसेंटेज बताइए। आरबीसी में प्रोटीन का परसेंटेज, लिपिड का परसेंटेज, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बताइए। जो आरबीसी का मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, प्रोटीन कितने 52%, लिपिड कितना 40%,
बाकी रेस्ट, बाकी 80% बच गए, वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। अब बताइए जो बच्चा, इच फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी हेड, हाउ मेनी टेल? इच फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी हेड, हाउ मेनी टेल? इच फॉस्फोलिपिड में, एक फॉस्फोलिपिड में कितने हेड होंगे, कितने टेल होंगे? चलिए बताइए। तो सर एक हेड होगा, दो टेल होगा, वन हेड और दो टेल होंगे, ठीक है। और हेड जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और टेल वाटर से दूर भागेगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग को तो आता है, ठीक है। पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, ठीक है। अब बताइए जो प्रोटीन बच्चा, इसी इसी फॉस्फोलिपिड को एनसीईआरटी लिखेगा फॉस्फोग्लिसराइड, टेंशन मत लीजिएगा, फॉस्फोलिपिड को ही एनसीईआरटी लिखेगा फॉस्फोग्लिसराइड, दोनों सेम चीज। फॉस्फोलिपिड को ही फॉस्फोग्लिसराइड कहते हैं, फॉस्फोलिपिड को ही फॉस्फोग्लिसराइड कहते हैं। प्रोटीन बच्चा एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे दो तरह के, लूजली बॉन्ड, टाइटली बॉन्ड। जो लूज है आसानी से निकल जाएंगे उसका नाम बताइए। जो लूज बॉन्ड है आसानी से निकल जाएंगे, एक्सट्रिंसिक। और जो टाइटली बॉन्ड है आसानी से नहीं निकलेगा, टाइटली अटैच है, उसका नाम बताइए इंटीग्रल, उसका नाम बताइए इंटीग्रल, आसानी से नहीं हटेगा। अब बताइए जो ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर मेम्ब्रेन पे होगा, इनर मेम्ब्रेन पे होगा? ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मेम्ब्रेन पे होगा, इनर मेम्ब्रेन पे होगा, ठीक है। तो केवल आउटर मेम्ब्रेन पे होगा, केवल वो आउटर मेम्ब्रेन पे होगा, ठीक है। अब बताइए ध्यान से, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बच्चा एक से दूसरे इंड तक होते फैले हुए, इसे स्पेशल प्रोटीन का नाम बताइए। जो पूरा टनल की तरह है, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक है, इसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहेंगे, ठीक है। तो एक से दूसरे मेम्ब्रेन तक है, टनल लाइक स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है। अब बताओ जहां बच्चा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कम से ज्यादा की तरफ सब्सटेंस को ले जाना है, यहां बच्चा अंदर में ज्यादा है बाहर में कम है, कम से ज्यादा की तरफ ले जाना है, बोलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, उस स्पेशल प्रोटीन का नाम बताइए। कम से ज्यादा की तरफ ले जाना है तो वहां पर जो कैरियर प्रोटीन होगा उसका स्पेशल नाम बताइए, जो एटीपी खर्च करके काम करेगा, पंप। एक एग्जांपल बताइए, एनसीईआरटी में गिवन है, पंप का एक एग्जांपल बताइए। क्लास इंड होगा, रिज्वाइन करना, क्लास इंड होगा, रिज्वाइन। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए ठीक है। अब ऐसा ट्रांसपोर्ट बताइए जहां पर कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं, कैरियर प्रोटीन के बिना, बिना कैरियर प्रोटीन का जा रहा है, बोलिए कौन है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव, तीन ऑप्शन है। बिना कैरियर प्रोटीन का जाने वाला सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। चलिए क्लियर है यहां तक? तो क्लास इंड होगा, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को डिटेल से